यस प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड इन द लास्ट सेशन जो हमारी बात चल रही थी कि सर नॉर्मली जब आप प्रॉपरली फाइनेंस को मैनेज नहीं करते तो बहुत सारी लिक्विडिटी क्रंच के अंदर आप लोग क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो उसी लिक्विडिटी क्रंच से बचने के लिए कि सर जब जिस टाइम पे जिस प्लेस पे आपको एक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, उस टाइम पे फाइनेंस अरेंज नहीं होता, तो आपके लिए सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्या की हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। और ये यूजुअली यूजुअली सिचुएशन क्या होगी कि जब आपके बिजनेस में जो इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज मतलब जो पैसा आना था वो लेस देन क्या किससे है सर, आपके आउटफ्लो से है। देखो सर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब आपके दो वर्ड्स हैं, कॉमन सी बात सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मैंने जिन लोगों से पैसा लेना है, अगर वो मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नेक्स्ट आके लोगों का पैसा वापस नहीं करूंगा। तो वो तो सर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से लोगों ने फाइनेंस देना, लोगों ने पैसा देना आप लोगों के लिए क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो ये सिचुएशन अपने आप में काफी एक वर्स सिचुएशन में काउंट होती है। तो इसी सिचुएशन को, इसी लिक्विडिटी क्रंच को खत्म करने के लिए हम लोग अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग अपनी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चलते हैं, जिसको हम वर्ड बोलते हैं कि पूरे ईयर में कहां कहां से आप लोगों के पास पैसा आएगा एंड किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों का पैसे का आउटफ्लो होगा। सो दैट कि अगर शुरू से ही आप प्रिपेयर्ड होकर चलेंगे, देन आपको ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लिक्विडिटी क्रंच आते हैं, जो क्राइसिस आप लोगों को देखने पड़ते हैं, वो क्राइसिस आप लोगों को फेस नहीं करने पड़ेंगे सर। इसीलिए इसीलिए एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी फाइनेंशियल मैनेजर्स को प्रॉपर वे से क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिनका काम ही क्या है, ओवरऑल एंटिटी के अंदर जितने भी इनफ्लोज होंगे। अब जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या देखी होगी आपने सर, आपके डेटर्स होते हैं ना, जिनको हम अपनी एंटिटी का सामान क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब लेट इट बी, डेटर से अगर तुम टाइमली रिकवरेबिलिटी नहीं करोगे, प्रॉपर वे से इनफ्लोज अगर टाइमली आप लोग नहीं लेंगे, और क्रेडिटर्स की पेमेंट तो आप लोगों की टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, ड्यू, सर वो तो आपको फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब क्रेडिटर्स की पेमेंट ज्यादा हो जाए एंड डेटर्स की पेमेंट आपको टाइम पे ना मिले, देन देयर कम्स वर्ड क्या आता है जी, लिक्विडिटी। वर्ड क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस। सर आप प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे एंड इन प्रॉब्लम्स में से निकलना जस्ट ओनली एंड ओनली वन थिंग आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज फाइनेंस। एंड कॉमन सेंस है, ऐसे ऐसे मौकों पे, ऐसे क्राइसिस में फिर जो फाइनेंस आपको अरेंज होगा, नेचुरली वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, क्योंकि मेरे पास जितनी कैपिटल थी मैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका। अब नेचुरली वेरियस तरह के, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में देखते हैं कि बिजनेस में लॉसेस में जाने का कारण क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाने का कारण क्या है, या आपके जो मार्केट प्राइस था शेयर का उसके डाउन जाने का कारण क्या है, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर से नहीं करी, जिसको हम वर्ड बोलते हैं राइट टाइम पे राइट मनी मिल। अगर आपके पास राइट टाइम पे राइट मनी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज लूज होती जाएंगी और कॉस्ट टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब एक चीज कॉमन देखो, अगर मैं डेटर्स को ही अपना पैसा ही अच्छे वे से रेगुलेट कर लेता, मैनेज कर लेता, तो मुझे दूसरों से पैसा मांगने की क्या जरूरत है। अब सर अगर मैं नेचुरली सर डेट फाइनेंस लूंगा, लोगों से क्या करूंगा सर, डेट लूंगा, तो इसके ऊपर मुझे क्या पे आउट करना पड़ेगा, नेचुरली इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ेगा। सर मतलब यहां पे बात आती है, एक हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कोई भी कोई भी जो डेट आप लोग लेंगे, नेचुरली सर उसकी कॉस्ट तो होगी ही होगी। एंड अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा हुई, बेनिफिट कम हुए, क्लियर, तो अल्टीमेटली सर आपका बिजनेस जो है वो लॉसेस में ही क्या होगा, रिपोर्ट होगा। एंड डे टू डे आपकी बिजनेस ग्रोथ नहीं, नीचे जाना ही आप लोग स्टार्ट कर देंगे, और ओवरऑल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर। अब जैसे मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूं कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि सर फाइनेंसिंग कैसे ली जाए, कहां से ली जाए। लेट इट बी सर, एक एक्स लिमिटेड है, कंपनी के पॉइंट से बात करते हैं, एक एक्स लिमिटेड है।
एक्स लिमिटेड को 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपीस की क्या है सर रिक्वायरमेंट। क्लियर। देखो सबसे पहला स्टेप, नंबर वन स्टेप जो होता है एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट। पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट समझें कि आपको पैसा कितना रिक्वायर्ड है, ताकि उतना ही पैसा नेक्स्ट आगे प्लान आउट किया जाए, उतना ही पैसा नेक्स्ट आगे अरेंज किया जाए जितनी आपकी टू दी पॉइंट क्या है रिक्वायरमेंट। क्यों सर, फ्री में थोड़ी को दे रहा है, इसके ऊपर आपको एक्चुअली नेक्स्ट आगे रिटर्न्स भी तो देनी पड़ेंगी। चाहे बेशक इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, किसी भी वे से अगर ये पैसा आप पकड़ेंगे तो अल्टीमेट उस कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो पे आउट करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है कि आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करें कि कितनी कैपिटल आप लोगों को चाहिए, कितना पैसा आप लोगों को चाहिए। क्लियर, नंबर वन स्टेप। नंबर टू, देन हम लोग यहां पे डिसाइड करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे अबाउट अबाउट टू थिंग्स। वन इज सोर्स, जिसको वर्ड बोलते हैं हम सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि ये पैसा आएगा कहां से। क्लियर। नंबर टू हम लोग यहां पे सोचते हैं टाइमिंग। क्लियर, रिक्वायरमेंट, टाइमिंग रिक्वायरमेंट, कि आपको सर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। क्लियर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपने दो वर्ड बताए, या तो सर आपका इक्विटी पार्ट होगा या मे बी क्या होगा डेट। क्लियर, या तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एज अ ऑनरशिप मॉडल, अगर आप शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, और या फिर पैसा क्या होगा सर डेट पार्ट होगा, जहां पे डिबेंचर इशू किए जाएंगे, लोन्स लिए जाएंगे, एक तरह का नॉर्मली लोन काइंड ऑफ। क्लियर। तो नॉर्मली कि इक्विटी पार्ट लें, डेट पार्ट लें या दोनों लें, जैसे मोस्टली काफी केसेस में एग्जांपल में कहा जाता है कि सर आपको ना एक डेट इक्विटी मिक्सचर लेना चाहिए। क्लियर, ना प्योरली इक्विटी चलती है ना प्योरली डेट चलता है, ये सर्कुमस्टांसेस बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, और मोस्टली इन दोनों का मिक्सचर ही एक बिजनेस में क्या किया जाता है अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि सर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्लियर। तो नॉर्मली एक मिक्सचर यहां पे लिया जाता है, तो अगर मिक्सचर लिया जाएगा तो कौन सी रेशो में लिया जाएगा। जैसे यूजली अगर मैं बात कर रहा हूं 60-40, व्हाट इट मीन्स कि 60% हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे 1 करोड़ का, 60% कितना हुआ सर आपका 60 लाख, कि 60 लाख हम इक्विटी के थ्रू एंड 40 लाख हम लोग डेट के थ्रू क्या करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे इन द मार्केट, इन द कंपनी। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जो आप लोग ने नए एपिसोड्स भी देखे होंगे शार्क टैंक के नाम से। फिर जो शार्क टैंक जो बनाया गया टेली सोप, जो सीरियल नॉर्मली बनाए, जो एपिसोड्स बनाए, उसमें भी वेरियस बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, टू गेट सम फाइनेंस। क्लियर, कि अपने बिजनेस को एक नई ग्रोथ देने के लिए, एक नई डेवलपमेंट देने के लिए, और नए इतने बड़े बड़े शार्क्स का साथ लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस मॉडल को वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यूजली वहां पे देखना उनकी आस्क, उनकी ऑफर, वो स्पेशली बताते हैं सर वी आर ऑफरिंग 5% इक्विटी फॉर 40 लाख रुपीज, वी आर ऑफरिंग 10% इक्विटी फॉर इतने रुपीज। एंड समटाइम्स जो शार्क्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो उल्टा क्रॉस कर रहे होते हैं कि हम आपको टोटल इतना पैसा इक्विटी में नहीं देंगे, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं अपनी ओर से कि हम लोग आपको, पहली बात तो जितना फाइनेंस आप लेना चाहते हैं 40 लाख, 40 लाख हम दो पार्ट्स में देंगे, 30 लाख रुपीज हम इक्विटी देंगे एंड 10 लाख रुपए का आपको क्या देंगे डेट देंगे, दैट इज डेट इक्विटी मिक्सचर, डेट इक्विटी मिक्सचर। क्लियर। तो ये सर कॉमन सवाल आएगा जो नेक्स्ट आगे आपके पास एक टॉपिक आने वाला है, टॉपिक आने वाला है इसी पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मींस टोटल पैसा, टोटल पैसा जो आपने बिजनेस में क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको। क्लियर। प्लस नेक्स्ट आगे एक वर्ड हम यूज करते हैं जी, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा बिजनेस में, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर माने सर डेट इक्विटी, डेट इक्विटी का जो मिक्सचर है वो आप लोगों का क्या होगा, कितने परसेंट आप लोग डेट यूज करेंगे एंड कितने परसेंट आप लोग इक्विटी यूज करेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो किस वे से होगा, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर। चलिए, ये सर होगा ही होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। नेक्स्ट द मेन थिंग इज टाइमिंग रिक्वायरमेंट के अंदर भी आपके पास दो वर्ड्स आते हैं। सर आपने बता तो दिया कि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है 1 CR,
ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोगों की ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या मे बी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है? क्योंकि देखो सर, बहुत सारी थिंग्स हैं, बहुत सारे थिंग्स मैटर करती हैं इस डिसीजन के पीछे। क्योंकि अगर आप मुझे ये बताकर चलेंगे, ये अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट का बता के चलेंगे, तो मुझे ये वाला डिसीजन लेने में भी क्या होगी, हेल्प होगी। क्लियर? कि हम लोग इक्विटी अरेंज करें या डेट अरेंज करें, तो ये डिसीजन में भी हमें क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है। एक कॉमन थिंग बताओ, अगर बिजनेस में कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए कोई मदद चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या उसके लिए आप इक्विटी इशू कर दोगे? क्या उसके लिए आप शेयर्स इशू कर दोगे? सर, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, ऑनरशिप में लेने की क्या जरूरत है? अब लेट इट भी, आप एक चीज बताइए, आपको थोड़ी देर के लिए कुछ पैसा चाहिए, वट एवर बी द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में भी 6 मंथ्स के लिए, तो क्या आप ऑनरशिप बांटनी शुरू कर दोगे? हालांकि सर इतना भी थोड़ी है कि ठीक है, फॉर द टाइमिंग रिक्वायरमेंट है तो हम बाय इशूइंग सम शेयर्स, हम क्या करेंगे सर, उस मोमेंट को संभाल लेंगे। क्लियर? ये थोड़ी मतलब है। आप वहां पे उल्टा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के केस में किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, डेट पार्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा सा लोन वगैरह ले लीजिए। क्लियर? एंड उन लोन्स की मदद से, उस लोन की मदद से अपने बिजनेस को सपोर्ट करिए, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करें, एंड जैसे ही सर्कल आपका सही हो जाएगा, ये पैसा वापस कर दीजिएगा। पर इतनी सी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए क्या हमें इक्विटी इशू करनी चाहिए, ऑनरशिप बांट देनी चाहिए? क्यों सर, ऑनरशिप क्यों बांटेंगे? ऑनरशिप द लास्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो हर पर्सन लेकर चलता है जल्दी जल्दी, वो कौन सा लेकर चलता है? डेट मॉडल। कि सर पैसा पकड़ो, उधार लो, यूज करो, कमाओ, और उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो। क्लियर? बट जहां पे आप लोगों की होती है सर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट में सर फिर दिक्कत क्या आती है कि अपन ने कौन सा आज आज के लिए पैसा लेना है, हम तो सर अभी स्टार्टअप के हैं। और दूसरी बात, हमारी कंपनी जो रिस्पॉन्ड करेगी वो 2 साल में, 3 साल में जाके करेगी। तो सर, स्टार्टिंग से जो पर्सन साथ देगा ना, उसको ऑनरशिप मॉडल में ले लो। क्योंकि अगर लोन लेकर, डेट लेकर हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट करा, 3 साल तक सर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। और एक तरफ तुम वर्ड यूज कर रहे हो कि हमारी कंपनी तो क्या है, स्टार्टअप है। तो सर 3 साल तक फिक्स्ड इंटरेस्ट कौन देगा? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और एटलीस्ट अगर तुम क्या इशू करोगे, इक्विटी इशू करोगे, तो इक्विटी वालों को कुछ कौन सा पे आउट करना होता है? क्या इक्विटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड क्या फिक्स्ड है? क्या कुछ भी नहीं है सर। ये तो डिपेंड करता है कि आपने देना हो तो दो, नहीं देना हो तो रहने दो। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स में ज्यादातर किसको प्रेफर किया जाता है, इक्विटी, इक्विटी को प्रेफर किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों के पास टाइम टू टाइम टॉपिक्स के अंदर चलती जाएंगी, टॉपिक्स के अंदर आपके पास काफी सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स आप लोगों के पास आती रहे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चैप्टर 1, जिसमें जस्ट मैं आज एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी थिंग्स जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल टॉपिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर की थियोरी आप लोगों की 100% क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। क्लियर? वही बात है, स्टार्टिंग से थियोरी समझाऊंगा तो शायद आप वो कॉन्सेप्ट्स को ना समझ पाए। जब प्रैक्टिकली वो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठकर सॉल्व करेंगे कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी, डिविडेंड के डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, ये सारी थिंग्स वन बाय वन हम क्या करेंगे, अपने डिस्कशन में लेकर आएंगे। बट पहले प्रैक्टिकली, आफ्टर दैट थ्योरेटिकल। क्लियर? तो यहां पे सर हमारी जो कॉमन डिस्कशन है नॉर्मली, कुछ बेसिक बेसिक थिंग्स चैप्टर 1 के अंदर जो मैंने आप लोगों के लिए शो करनी है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहां पे सोर्सेज के अंदर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर फर्स्ट वर्ड चेकआउट करें, क्या लिखा हुआ है जी, पब्लिक फाइनेंस। एंड सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट फाइनेंस। क्लियर? तो इन्हीं टाइप ऑफ जो अपनी नॉर्मल डिस्कशन रही है, जो ओरल डिस्कशन हम लोगों ने करी है, वो इन्हीं पॉइंट्स के रिगार्डिंग टू की है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वर्ड्स में आपके साथ लेना चाहूंगा, क्लियर, दैट इज द फंक्शन। यहाँ पे सर एक पेज था आपके बुक में, दैट इज जस्ट अ मिनट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये राजा फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन में अप्रोचेस, एंड अप्रोचेस के बाद ये राजा, द फंक्शन हैज द फॉलोइंग एम्स, द फंक्शन हैज द फॉलोइंग एम्स। ये समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग थिंग है कि सर इस फाइनेंस फंक्शन के अंदर पहली बात तो है क्या, मैनेजमेंट तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये फाइनेंस फंक्शन अपने आप में
वर्ड करता क्या है, ये बेसिकली जो पर्सन ये रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी वर्किंग पार्ट क्या होगा। सबसे पहला वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स। पहले तो जो सफिशिएंट फंड्स हैं जिससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, आप उन फंड्स को क्या करें, एक्वायर करें। फिर नंबर टू यहां पे आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्टली जो फोकस करने का पॉइंट हमारा होता है वो इस नंबर 2 पॉइंट के ऊपर होता है। सर पैसा तो अरेंज हो जाएगा, पैसा तो अरेंज हो जाएगा, जितनी भी आपकी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है, जितने भी आपके फंड्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे, रिक्वायर्ड हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट अगर उनको प्रॉपर वे से यूटिलाइज ना किया गया, अगर उनकी एक वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं यहां पे, ऑप्टिमम, क्या वर्ड यूज करते हैं जी, ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अगर सर आपने अपने फंड को ऐसे ही क्या कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो अल्टीमेटली सर आप बहुत सारी क्राइसिस में, प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि लेट इट बी, जो 1 CR आप कलेक्ट करने के लिए बात कर रहे थे, 1 करोड़ अरेंज हो गया। अब बात है उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के ऊपर। अगर पैसा ऑप्टिमली आपने प्लेस्ड कर दिया, अपने बिजनेस के अंदर अच्छी जगह पे प्रॉपर वे से लगा दिया, तो नेचुरली सर वहां से तो फिर आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर वही पैसा अगर आप प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं करवा पाए, तो अल्टीमेटली सर आपके क्राइसिस के क्राइसिस ही रहेंगे। आप उल्टा बेनिफिट्स तो छोड़ो, कॉस्ट पार्ट में चले जाओगे, कॉस्ट पे कॉस्ट आप लोगों की इंक्रीज होती रहेगी। फिर तो इसीलिए हमने फाइनेंस फंक्शन के अंदर आप लोगों को समझाया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज आने वाले टाइम में आप लोग ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप लोगों ने ही बिजनेस क्या करने हैं, कंटिन्यू करने हैं। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो व्यू पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके सिलेबस में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसे एक कॉमन सेंस, अगर सही टाइम पे, जिसको मैं वर्ड बोलता हूं सर राइट टाइम पे, अगर राइट टाइम पे जो मेरी बिजनेस की फंड रिक्वायरमेंट है, जो मेरे बिजनेस की फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, अगर वो सही टाइम पे मुझे मिल जाए, प्लस प्लस मैं उसकी प्रॉपर वे से क्या कर दूं, यूटिलाइजेशन कर दूं, अपने बिजनेस में वो फंड्स को प्लेस्ड कर दूं, अच्छे वे से जहां लगने चाहिए वहां लगा दूं, तो सर नेचुरली थर्ड वर्ड आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, क्या, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड दैट इज द प्राइम मोटिव किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल का। वन ऑफ द मेन पॉइंट क्या होता है जी आपके पास, की प्रॉफिट। अगर अल्टीमेट आपका बिजनेस प्रॉफिट्स में है, देन आप क्या करने वाले हैं, सरवाइव करने वाले हैं, नेक्स्ट आगे लॉन्ग टर्म डे बाय डे चलते जाएंगे। बट सर अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है, हाउ लॉन्ग सर, कब तक। एक सिंपल सा वर्ड है, कब तक। कि चलो मैंने कहा आज प्रॉफिट्स नहीं है जी, कल होंगे, कल भी प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो कब तक सर हम लोग सरवाइव करेंगे, कब तक उस बिजनेस में पैसा अपनी ओर से इन्वेस्ट करते रहेंगे। इतना फ्री फंड में पैसा किसी के पास नहीं है। यही यही एक फाइनेंशियल मैनेजर्स की क्या होती है, एडवाइस होती है। यही फाइनेंशियल मैनेजर्स का रोल प्ले होता है कि वेयर टू इन्वेस्ट। स्पेशली सर एज अ करियर अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल एडवाइजर लोग बनने लग गए। क्लियर, जो वेरियस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को, वेरियस अपनी थिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इकोनॉमी में कहां से रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, फिर देन देन वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपना करियर क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। कि हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस देंगे, क्योंकि सर पैसा तो सबके पास है, पैसा तो लोगों के पास बहुत पड़ा है। अब लेट इट भी मेरे पास 40 लाख रुपए पड़े हैं, 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो आइडल फंड्स का मैं भी क्या करूंगा, मैं भी सर अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। तो वो एडवाइस करते हैं कि वेयर वेयर टू इन्वेस्ट, कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहां पे आपका पैसा प्लेस्ड किया जाए, जो आपके लिए मैक्सिमम रिटर्न लेकर आए, जो आपके लिए हाईएस्ट रिटर्न लेकर आए। क्योंकि सर अल्टीमेट लास्ट रिजल्ट तो हम क्या देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, फायदा है, जिसको मैंने पहली वर्ड क्या कहा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। भाई साहब अगर कॉस्ट ज्यादा होगी, बेनिफिट्स कम होंगे, सर क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया, ये कोई वाइज डिसीजन थोड़ी था, वर्स्ट डिसीजन आपने लिया। कॉस्ट उल्टा बढ़ गई, बेनिफिट्स आपके उल्टा क्या हो गए, कम हो गए। द नटशेल, द पैरामीटर, द लास्ट पैरामीटर जो माना जाता है वो अपने आप में कौन सा माना जाता है सर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। क्लियर, एंड द लास्ट इज सर, अगर लगातार कॉन्टिन्यूटी में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट्स क्या होंगे, अच्छे होंगे, एंड उन प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर दिया जाए,
क्लियर, टाइम टू टाइम नेक्स्ट आगे उसको ग्रोथ में ले आया जाए, क्लियर, वहीं पे उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो सर वो अल्टीमेट आपके फर्म की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, द करंट प्राइस ऑफ द शेयर ही एक वन ऑफ द पैरामीटर है जो अल्टीमेटली आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। आप शेयर ट्रेडिंग में देखते हैं किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में नहीं। वन ऑफ द पैरामीटर क्या है कि डेली आप उसके रेट फ्लक्चुएशंस को चेक करना शुरू कर देते हैं कि अगर तो उस कंट्री उस कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डेली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब सर वहां पे वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फिर तो दीज आर द बेसिकली फाइनेंस फंक्शंस, दीज आर द मोटिव्स काइंड ऑफ कि अल्टीमेटली इन फाइनेंस फंक्शंस के थ्रू हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं ना, जो हमारा टारगेट है, बेसिकली जो टारगेट है कि मैं क्यों इतना वहां पे आप लोगों के लिए प्रॉपर राइट टाइम पे आपको पैसा अरेंज करवा के दे रहा हूं, जिस टाइम पे आपको पैसा रिक्वायर्ड होता है उसी टाइम पे पैसा आपको मैनेज करके दे रहा हूं, कोई किसी तरह के आइडल फंड्स आपके पास नहीं पड़े, क्लियर। तो अल्टीमेट ये इतनी सारी मेहनत हम लोग कर क्यों रहे हैं, बिकॉज अपने मोटिव होते हैं सर दो, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे दो। नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो है, जो हर बिजनेस का होता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। किसी भी बिजनेस में जब तक प्रॉफिटेबिलिटी है, जब तक प्रॉफिटेबिलिटी है तब तक वो बिजनेस नेक्स्ट आगे ग्रो अप करेगा ही करेगा, क्लियर। एंड नंबर टू ऑब्जेक्टिव जो उस एंटिटी का है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर वो कंपनी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, वो कंपनी हमारे लिए सबसे बढ़िया वैल्यू रखती है जो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ, किनकी वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करके दे। फायदा तो तभी है कि मैंने सर जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा तो उस टाइम पे आपकी शेयर का जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, लेट इट बी 200 था, एंड आज की डेट में वही आपका शेयर कितने का हो गया सर, 350 रुपीज का हुआ पड़ा है। इस बात को मैं मानूंगा कि वाकई में कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की जो सुपरविजन है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के लिए कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट करा था 200 के हिसाब से, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 350 के अकॉर्डिंग हो चुकी है। और जो हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करके देगा सर, प्रॉफिटेबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म, प्रॉफिटेबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म। लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट है, वही बात है ना कि सर आप लोग कंपनी में जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, कभी भी जो शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो एडवाइजर्स होते हैं, उनकी बात अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने तो आपको वहां से दो चीज मिलेंगी कि सर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। कि देखिए सर, अगर तो शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते हो, क्लियर, फिर तो ठीक है, फिर तो आप ये वाले शेयर्स ले लो, ये अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, बट इनमें ग्रोथ नहीं है सर, इनमें ग्रोथ नहीं है, जितना ये प्रॉफिट कमाएंगे उतना आपको डिविडेंड देते रहेंगे। मैं कह रहा हूं सर मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, डिविडेंड एक मेरे लिए बहुत बहुत नॉमिनल चीज है। मुझे चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि मुझे कोई ऐसी कंपनी बताएं कि जिनके शेयर्स मैं परचेज करूं तो मेरी जो वेल्थ है वो क्या करे, मैक्सिमाइज करे। तो सर आपके जो एडवाइजर्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, वो ऐसे सारे डिसीजंस को यूज करते हुए, अपने एनालिसिस पार्ट को यूज करते हुए आपको कुछ कंपनीज रिकमेंड करते हैं कि सर अगर तो टिक्कर खेलना है, क्लियर, लॉन्ग टर्म चलना है, तो इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, इनके विजन, इनके गोल्स, इनके मिशन को देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि आज का छोड़ो सर। और नॉर्मली हर बंदा क्या बोलता है उस टाइम पे, ये तो लॉसेस में है जी। सर ये आज लॉसेस में हो सकती है, क्लियर, बट आने वाला फ्यूचर जिनका है, तो अल्टीमेट हम उस चीज को प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पैसा अगर लगाना है तो वेल्थ आपको यही क्रिएट करके देगी। और तेरे करंट ईयर के प्रॉफिट्स, करंट ईयर के डिविडेंड कितना दे देंगे, जो देख वन शॉट में पर शेयर कितने का स्टॉक दे गया, 150 रुपीज का इकट्ठा दे गया। इतनी रिटर्न तो किसमें भी नहीं होती, इतनी तो आपकी करंट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में डिविडेंड के थ्रू भी नहीं हो पाएगी जितनी वन शॉट में ये दे गया। दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। सो बेसिकली इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिहाइंड हम लोगों का जो मोटिव है वो इन दो वर्ड्स को लेकर है। वन इज कि हमें सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करनी है, क्योंकि एक इन्वेस्टर तब तक मेरी बिजनेस में, जैसे आपने देखा होगा
कोई कुछ कंपनीज के शेयर है ना वहीं पे फ्लॉट करते रहते हैं। जितने का शेयर था, मान लो 56 रुपए का पहले था, आज भी 56, 57, 54, 55 उसके आसपास ही रहता है। मतलब कभी मेजर इंक्रीज नहीं देखा हम लोगों ने। तो सर वो पता कहते हैं ये ठीक है सर, अगर माड़ा मोटा प्रॉफिट्स कमाने के लिए करना है तो आप यहीं पे इन्वेस्ट कर लो। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन सोच रहे हैं, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सोच रहे हैं, तो उसके लिए शेयर नहीं बन। हमें दोनों मोटिव अचीव करने, बिकॉज यही दोनों ऑब्जेक्टिव्स मेरी मार्केट में क्या लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस कंपनी को टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। अब देख, अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका क्या सर, रिलायंस। रिलायंस अपने आप में, एंड ड्यू टू, तुम्हें क्या लग रहा है कि सारा पैसा मुकेश अंबानी का लगा हुआ है क्या? सारा का सारा पैसा, टोटल पैसा कौन सा है सर, पब्लिक फाइनेंस। कौन सा है जी, पब्लिक फाइनेंस। क्या कंपनीज बनाई, शेयर्स इशू करे, लोगों ने पैसा दिखाया, भेजा, इन्वेस्ट करा, एंड उसी पैसे से पूरा का पूरा ग्रुप क्या कर गया, ग्रो कर गया। मतलब उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ईयर बाय ईयर करी ही करी, साथ में अपने स्टेक होल्डर्स की क्या बनाई, वेल्थ। दैट इज द इंपॉर्टेंट मोटिव, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे एक शेयर होल्डर के लिए क्या करती है, मैटर करती है। और सिंपल सी बात, फाइनल क्रक्स क्या है, फाइनल क्रक्स क्या है, आपकी करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी मैटर नहीं करती। शेयर होल्डर के लिए जो मैटर करती है, वो मैटर करती है उसकी जायदाद, उसकी वेल्थ। अगर तो वेल्थ में तुम डे बाय डे क्या दोगे, इंक्रीज दोगे, तब तक तेरा शेयर होल्डर तेरी कंपनी में पैसा क्या करता रहेगा, इन्वेस्ट करता रहेगा। अदरवाइज आप फिर वही लिक्विडिटी क्रंच में, वही मैनेजमेंट में लगे रहेंगे कि कब पैसा किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अरेंज करना चाहिए। क्लियर? सो मेरा फाइनल क्रक्स वर्ड ये है, फाइनल क्रक्स वर्ड ये है आज के लेक्चर से, हमें सबसे पहले तो अरेंजिंग द फंड्स, क्लियर, अरेंजिंग द फंड्स एट राइट टाइम, राइट टाइम एट राइट कॉस्ट। बहुत सही कॉस्ट पे मिल जाए और बढ़िया सर। क्लियर? आधा बर्डन तो मेरा यहीं पे कम हो गया कि अगर मुझे सही टाइम पे सही पैसा सही कॉस्ट पे मिल जाए, मेरे लिए तो वो मास्टर स्टॉक। सबसे बढ़िया खेल के शॉट गया ये वाला। हाँ, इसको नेक्स्ट आगे इसकी क्या करवाना सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना। क्या करवाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना मेरे लिए उतना और ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्योंकि सर अगर पैसा आपने ऐसे ही इधर उधर क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि मैं कॉस्ट अपने सिर पे ले, मैं फंड्स अरेंज करते हुए, पैसा अरेंज करते हुए, ये मैं एक लायबिलिटी अपने सिर पे ले चुका। अगर इसकी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करवाएगी, मतलब सर जिसको शॉर्ट वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, नो वेस्टेज। क्या वर्ड बोलते हैं, नो वेस्टेज। पैसा खराब नहीं करना सर। क्लियर? जहां पे जितना रिक्वायर्ड है उतना पैसा लगाया जाए। प्लस और चीज, नो आइडल फंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर कई बार कुछ थिंग्स में, जैसे आपने पहले एक वर्ड रीड आउट किया, नंबर वन स्टेप आपने क्या पढ़ा था कि एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट। मैंने कहा जी पैसा उतना ही अरेंज करें जितना आपको क्या है, रिक्वायर्ड है। क्योंकि आइडल फंड्स, कई बार होता है ना कि जैसे मान लो लेटेड भी मेरी रिक्वायरमेंट तो कितनी है, 50 लाख है, बट फिर भी लोन कितने का ले लिया, 75 लाख का। सर इंटरेस्ट तो 75 पे लगेगा, ये थोड़ी मतलब है कि इंटरेस्ट तो आपको 50 पे लेंगे। तो अल्टीमेटली सर आइडल फंड्स भी नहीं होने चाहिए। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में आइडल फंड्स भी पड़े होते हैं, तो आपको उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए कर दो। जैसे मान लो सपोज आज मेरे पास किसी से पेमेंट चाहिए, 2 लाख रुपए की पेमेंट आई, तो अल्टीमेट मैंने सोचा जी मैं 2 लाख रुपए को क्या करूंगा, ये 1 महीने के बाद फिर मुझे रिक्वायर्ड होगा। 1 महीने के बाद रिक्वायर्ड होगा ना, तो 1 मंथ के लिए उसकी एफडी करवा दे, और वो कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। आप सर अगर अपने बिजनेस में आइडल फंड्स रखते हैं, देन यू आर नॉट अ फाइनेंशियल मैनेजर, आप फाइनेंशियल मैनेजर नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर तो सर एक एक पैसे का प्रॉपर वे से क्या रखता है, हिसाब रखता है कि अल्टीमेट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पैसा विड्रॉ करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पैसा चाहिए होगा, वो हर तरह की मैनेजमेंट करके रहेगा। क्लियर? तो इसीलिए मोस्टली न्यू न्यू कंपनीज में आजकल एक सीएफओ की पोस्ट, सीएफओ मींस जो उनके चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, दीज आर द सर अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजर्स, जो उन्होंने अपनी कंपनी में अपॉइंट किए होते हैं। एंड बड़ी कंपनीज में नॉर्मली सीएफओ की पोस्ट पे किसको रखा जाता है? सीएस को रखा जाता है। सीए या एमबीएस, जो फाइनेंस के अंदर एमबीएस होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो आई अश्योर यू वन थिंग कि ये तो जस्ट एक थियोरी पार्ट था, एक जस्ट बेसिक पार्ट था आप लोगों की नॉलेज के लिए, कि सर अभी भी बहुत सारी थिंग्स अभी बाकी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स अभी आप लोगों की नॉलेज के लिए पेंडिंग हैं। वो डे टू डे, टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ चलते रहेंगे, क्लियर। बट ये टॉपिक अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत प्लस आप लोगों को नॉलेज यहाँ से मिलेगी। प्लस द मेन थिंग इज कि नॉट फ्रॉम जस्ट व्यू पॉइंट ऑफ बीकॉम 6M, कि हमारा एक टॉपिक है उसको हमने जस्ट पास आउट करना है, सिर्फ उसी व्यू पॉइंट से नहीं, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी अगर आप इसको लेकर चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट पे भी ये सारी स्टडी, एक एक वर्ड आप लोगों को क्या आने वाला है, काम आने वाला है। जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, लीवरेजेस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, हर चीज अपने आप में एक बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए क्या करेगी, रोल प्ले करेगी। क्लियर। सो बेसिकली आज के लिए जस्ट इतनी ही इंट्रोडक्शन हम लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट सेशन से मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक, जस्ट एक बेसिक टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाने वाला हूं। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोग काफी एक दो न्यूमेरिकल्स भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्लियर। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वन बाय वन द स्पीड विल गोज ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी, बढ़िया चलती रहेगी। क्लियर। एंड वन बाय वन आपके न्यूमेरिकल टॉपिक्स जितने भी हैं विद क्लासरूम प्रैक्टिस, यहीं पे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हम टॉपिक्स क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड द नेक्स्ट विल बी इन द रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट। ओके जी।